Hello friends, welcome to my channel Bharat Academy. This is Manoj Thaplyal, and during this video session we will be discussing human values and ethics. What are human values? देखिए, ह्यूमन वैल्यूज की डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से स्कॉलर्स ने डिफाइन की हुई है, लेकिन यहाँ कुछ डेफिनेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो इजी हो, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन वैल्यूज. Values denote the degree of importance of something or action with the aim of determining which actions are the best to do or what way is the best to live. वैल्यूज ये दर्शाती हैं कि हम किसी चीज़ों को या हमारे किसी काम को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये सोचते हुए कि कौन से एक्शन हमारे सबसे अच्छे होंगे और ज़िंदगी जीने का सबसे सही तरीका क्या है. Next, human value reflects a person's sense of right or wrong or what ought to be. वैल्यूज हम किसी भी आदमी के इस सेंस को दर्शाती हैं कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए और क्या होना चाहिए एक्चुअली. Next definition: principles, standards, conviction and belief that people adopt as their guideline in their daily action. देखिए, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे जो लगती है, वो सिद्धांत, वो मानक, वो कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास, एंड बिलीफ आस्था, जो कि अपने डेली कामों को करने के लिए हम गाइडलाइंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. यही वैल्यू ह्यूमन वैल्यूज है. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. सपोज कोई बूढ़ी लेडी है, वो रोड क्रॉस करना चाहती है. काफ़ी टाइम हो गया, और क्या होता है, दो लड़के आते हैं. तो पहला लड़का उस लेडी का हाथ पकड़ता है और रोड क्रॉस कराने में उसकी हेल्प करता है. और दूसरा लड़का ये सोच के कि ऐसे तो दुनिया भर के आते हैं, बूढ़े से लेके बुजुर्ग तक दुनिया भर के लोग आते हैं, वो उसकी हेल्प नहीं करता. तो दोनों केसेस में क्या होता है, पहले वाले जो लड़का होता है उसको क्रॉस कराने में जो भी उस काम करता है, जो भी एक्शन वो परफॉर्म करता है, डिस्प्ले करता है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज की झलक दिखती है. जबकि दूसरा आदमी, दूसरा लड़का उस लेडी की हेल्प नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है. तो यही है. इस तरह ह्यूमन वैल्यूज आर फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज कीजिए दो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ए एंड बी. ए जो है, अपनी जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है जो उसे मिलती हैं, वो उसका इस्तेमाल केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए करता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं. जबकि दूसरा ब्यूरोक्रेट्स है, उसको ऑफिशियल यूज के साथ साथ अपने फैमिली पर्पस के लिए भी यूज करता है. तो ये चीज़ें तभी डेवलप होंगी प्रोफेशनल एथिक्स, जब उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हों. तो इसका मतलब पहले वाले ब्यूरोक्रेट्स में ह्यूमन वैल्यूज थी और दूसरे वाले में वो लैक कर रही थी. इसी तरह से आप फोर्थ देख सकते हैं कैसे कैसे डेवलप होता है. लॉज लॉज ऑफ रेगुलेशंस आर शेप्ड बाय ह्यूमन वैल्यूज. मैटरनिटी ह्यूमन वैल्यूज की वजह से ही हमारे कानून भी बनते हैं. जैसे मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है, जो हर एक वर्किंग लेडीज के लिए उसके ऑफिस से उसको दी जाती है, डिलीवरी के दौरान कुछ महीने के लिए लीव दी जाती है. और ये क्या शो करता है, दिस मीन्स गवर्नमेंट इज कंपैशनेट टुवर्ड्स द वुमन. इसी तरह से शारदा गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, वो है सेफ्टी ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस. कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो या और तरह की बदतमीजियां औरतों के साथ ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी है जिसको बोलते हैं शारदा गाइडलाइंस. और ये शारदा गाइडलाइंस या मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या डिस्प्ले करती है, ये दोनों के दोनों एक तरह से डिस्प्ले करती हैं कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमन वैल्यूज. इसी तरह से नेक्स्ट, यूनिक इंडियन वैल्यूज. वैसे तो सारे यूनिवर्स में उनके सोसाइटी के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग ह्यूमन वैल्यूज रहती हैं सब जगह, लेकिन इंडियन जो वैल्यूज हैं दे आर यूनिक कई सेंस में. यूनिक इंडियन वैल्यूज में सबसे पहले तो है नॉन वायलेंस, अहिंसा जिसे कहते हैं. टॉलरेंस, सहिष्णुता. रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करना. ये ऑल दीज थिंग्स वर प्रीज्ड बाय महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, एंड लेटर ऑन महात्मा गांधी. ब्रह्मचर्य,
Unity in diversity and secularism are the core essence of our constitution itself. हमारे संविधान की तो ये तो मूल आत्मा है। और डिटैचमेंट जो है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ कहा है कि अपने कर्मों को करते हुए मेरी शरण में आओ, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ। तो ये डिटैचमेंट है। ये क्या है? सारे सारे ह्यूमन वैल्यूज हैं जो हमारे कल्चर, हमारे सोशल फैब्रिक्स में हम सदियों से चली आ रही हैं। तो ये दीज आर द यूनिक इंडियन वैल्यूज। नेक्स्ट, व्हाई पीपल्स आर इनकरेज टू अडॉप्ट द ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज को इन अडॉप्ट करने के लिए लोगों को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? ये कई रीजंस हैं। पीपल विद ह्यूमन वैल्यूज आर रिवॉर्डेड, रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। जो जिन लोगों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज होती हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनके रेस्पेक्ट करते हैं, दुनिया उसको सलाम करती है। महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और आपके नेल्सन मंडेला हो गए। सबको सारी दुनिया बड़े रेस्पेक्ट से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज वर देयर। नेक्स्ट है, ह्यूमन वैल्यूज आर लाइक एन एंकर इन अ शिप which does not let the ship sway with the storm। जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो किसी पानी के जहाज के एंकर की तरह होती है, जो आंधी तूफान में भी तुम्हारे जहाज को इधर उधर बहने नहीं देता, इधर उधर लुढ़कने नहीं देता। उसी तरह से दैट इज द पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड कैरेक्टर और स्टिक टू द प्रिंसिपल एंड इज नॉट स्वेप्ट अवे इन द क्राइसिस अंडर प्रेशर। कोई भी आदमी जिसके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो और अपने सिद्धांतों पे अच्छी तरह से चलता हो, वो कभी भी किसी भी विपत्ति में या किसी भी प्रेशर में आके बह नहीं जाता, झुकता नहीं उन प्रेशर के आगे। साफ है, गुड बिहेवियर डज नॉट लेट ए पर्सन सकम टू एनी प्रेशर। नेक्स्ट, ह्यूमन वैल्यूज आर शेप्ड बाय। कौन कौन लोग ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने में मदद करते हैं? पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। पेरेंट्स तो फैमिलीज के ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाते हैं, टीचर्स जो है स्कूलिंग को, एंड लीडर्स एंड सोसाइटी को। तो देखिए वो किस तरह से, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पेरेंट्स हो गया, सपोज कीजिए एक फैमिली है, उसमें दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, और हस्बैंड वाइफ के मदर फादर यानी ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आप देखेंगे जो भी तरह की बिहेवियर या एक्टिविटी पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होगी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होगी, उसी तरह की एक्टिविटी बच्चे आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। और ये सिलसिला जारी रहता है किसी भी फैमिली सिस्टम में। अगर आप अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी केयर नहीं करेंगे फ्यूचर में। दूसरी तरफ टीचर्स हो गया। टीचर अगर क्लासरूम में अगर जाता है और उसमें 45 मिनट्स तक वो मोबाइल पे ही बतियाता रहता है, तो उसको हक नहीं है कि अपने स्टूडेंट्स को टोके कि डोंट यूज मोबाइल व्हाइल रनिंग द क्लासेस। इसी तरह से लीडर्स हैं, महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर किंग्स हो गए। इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, जिससे लोग आज नॉन वायलेंस या टॉलरेंस के रूप में इनको याद करते हैं। आज भी लीडरशिप के बारे में बता दूं, जब भी कोई बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आता है या कोई भी डिग्निटरी आता है, फॉरेन डिग्निटरी, तो सबसे पहले उसकी यही होता है, ऑफिशियल अपना काम शुरू करने से पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाता है दिल्ली में। तो ये क्या चीज, व्हाट डज इट शो? यही है लीडर्स की क्या ताकत होती है, किस तरह से इंस्पायर करता है एक लीडर पूरी सोसाइटी को। नेक्स्ट, जो जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज को शेप अप करते, ह्यूमन वैल्यूज को हमारे बढ़ाने में मदद करते हैं। रिलीजन हो गया, हमारे स्क्रिप्चर्स हो गए, एंड कल्चर हो गया। रिलीजन में भगवत गीता को और आपके ये रामायण सबको यही बताती हैं कि धर्म का रास्ता अपनाइए। स्क्रिप्चर्स हो गए, कल्चर्स हो गया। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, जापानीज टीम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, सपोज कि जर्मनी जाती है, तो जब मैच वो हार भी जाते हैं बेचारे, तो उस मैच के बाद अपने ड्रेसिंग रूम को बहुत साफ सुथरा क्लीन करके जाते हैं और लिख के चले जाते हैं कि थैंक यू जर्मनी।
तो ये क्या शो, और जबकि और कंट्रीज के लोग भी वहाँ फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, उन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम को साफ सुथरा नहीं, वैसे के वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं गंदा। तो ये क्या शो करता है कि जापानीज लाइक्स डिसिप्लिन, दिस वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन। तो यही चीज है कि ये चीजें हमें कहाँ से सीखती है, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से। Next, great leader cultivates the new values suitable for the society by transforming the existing value with the modern। हमारे जितने भी लीडर्स हुए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने पूरी सोसाइटी को बदल के रख दिया अपने विचारों से, अपने वैल्यूज से। अपने वैल्यूज से सबको बदल के रख दिया। सबको पता है कि it is not the body but the values behind that body which inspires the whole generation। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज सर्व्स एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ और कंपैरिजन। ह्यूमन वैल्यूज हमारे लिए किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ वर्क के लिए काम आ सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज किसको प्रायोरिटी देनी है। इट विल एक्ट एन इंटरनल गाइड, एक इंटरनल गाइड की तरह हमारा हमारे लिए काम कर सकता है। और इट लिमिट्स अवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस को एक लिमिट तक कम कर देता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इन दो चार चीज़ों को। सपोज कीजिए हमारे यहाँ डीएवी कॉलेज में बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है। तभी एसपी सिटी वहाँ आते हैं और उनके अंदर दो बातें चलती हैं। एक इंटीग्रिटी टुवर्ड्स हिज जॉब एंड कंपैशन टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो अल्टीमेटली उनको अपना जो इंटीग्रिटी टुवर्ड्स जॉब है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें ये दिखाया कि एक तो डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करी कि भाई मेरा इंटीग्रिटी टुवर्ड्स जॉब इज प्राइम मोस्ट थिंग, और दूसरा प्रायोरिटी उन्होंने इंटीग्रिटी टुवर्ड्स जॉब को दी बजाय कंपैशन टू फेलो ह्यूमन बीइंग्स के। और इसने गाइड की तरह काम किया उन्हें करना क्या है। एंड इट विल लिमिट आवर चॉइस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। नाउ आई डिस्कस व्हाट इज एथिक्स। नीति शास्त्र से हिंदी में हम बोलते हैं। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम, वे ऑफ बिहेवियर एक्सेट्रा। एथिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड इथोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कैरेक्टर, चरित्र, हैबिट, आदत, कस्टम, रीति रिवाज, वे ऑफ बिहेवियर, किस तरह से तुम बर्ताव करते हो, यही मतलब है इथोस वर्ड का। एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल फिलोसफी। फिलोसफी के एक ब्रांच को ही एथिक्स बोलते हैं, इसको हम मॉरल फिलोसफी भी बोलते हैं। एथिक्स आर कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज कंसर्न विद व्हाट इज मॉरली गुड और बैड और व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग। एक कोड ऑफ कंडक्ट है, दिशा निर्देश है, जिससे हमें ये पता चलता है मॉरली, नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, नैतिक रूप से क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब हमको पता चलता है। एथिक्स आर द स्टैंडर्ड विच पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सन इन ऑर्डर टू अवॉइड सोशल इविल। एथिक्स क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी आदमी पे एक तरह के कुछ हद तक प्रतिबंध लगाते हैं जिस वजह से हमारा समाज खराब ना हो, समाज में बुराइयां ना हो। एथिक्स आर अबाउट अवर एक्शंस एंड डिसीजन। एथिक्स हमारे क्या हम काम करते हैं, क्या हम निर्णय लेते हैं, ये सब एथिक्स के अंतर्गत आता है। द प्रोफेशनल एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ग्रुप इन बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, कोई भी काम हम करते हैं, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में जिन सिद्धांतों का दिखाई देना होता है वही तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स कहलाते हैं। देयर इज ऑब्जेक्टिविटी इन एथिक्स। एथिक्स में एक गोल होता है जो हमें अचीव करना होता है। इन अदर वर्ड्स एथिक्स आर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, बाहरी एक मानक होते हैं। एथिक्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, जो हमें संस्थानों के द्वारा दिए जाते हैं, ग्रुप दिए जाते हैं, समूह में दिए जाते हैं, कल्चर से दिए जाते हैं, टू विच इंडिविजुअल बिलोंग। तो यही है, दूसरे शब्दों में एथिक्स एक बाहरी मानक हैं जो हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे समूह, हमारा संस्कृति जिससे हम जुड़े हुए होते हैं,
ये भारी रूप से दिए जाते हैं। ए लॉयर, ए ब्यूरोक्रेट्स और टीचर और डॉक्टर ऑल हैव टू फॉलो द एथिकल कोड लेड बाय देयर प्रोफेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन फीलिंग्स और प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब के सब एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है उनको। सपोज कीजिए ये अभी इतना बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी कई साल तक जेल में रहा, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो उसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जाती थी और उन डॉक्टरों को उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना पड़ता था। तो ये मेडिकल एथिक्स है जिसकी वजह से उनको उसको भी ट्रीटमेंट देना पड़ा। उन्हें पता था कि कई आदमियों को इसने मारा हुआ है। इस तरह से लॉयर्स है, उसको कई तरह के केसेस लेने पड़ते हैं। अपने ही जानने वाला कोई लड़का अगर कहीं पकड़ा जाता है और वो रेप केसेस में पकड़ा जाता है, तब भी दो तरह की बातें उसमें चलती हैं कि या तो मेरा ये अपना है या तो उसके लीगल एथिक्स ये कहते हैं कि नहीं भाई, चाहे ये कोई भी हो, मेरा अपना हो, सगा हो, मुझे जो है सही का साथ देना चाहिए। जो जो लीगल एथिक्स हैं उसके आधार पे ही मुझे केस लड़ना चाहिए। इस तरह से टीचर्स पे भी फॉलो होती है ये बातें। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उन इंस्टीट्यूशंस के, उन ग्रुप्स के, उन कल्चर्स के जिससे हम बंधे होते हैं, इंडिविजुअल्स बंधे होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। यही एथिक्स है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स वो कौन से फैक्टर हैं जो एथिक्स को डेवलप करने में हमें मदद करते हैं? वी टेंड टू डेवलप, हमें पता है कि एथिक्स इज नॉट बाय बर्थ नहीं होती है। इट टेंड्स टू डेवलप विद द टाइम। जो एथिक्स है वक्त के साथ डेवलप होती है हर इंसान के अंदर। रिलीजन, एज यू नो, इन इंडिया वी प्रैक्टिस सो मैनी रिलीजन्स, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बौद्धिज्म। तो हर एक रिलीजन में हमें अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। तो उसमें से भी कई तरह के एथिक्स डेवलप होते हैं। हो सकता है सोशली जो है हमारे प्रैक्टिस मैच ना कर रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली तो सारी रिलीजन्स तो हमें अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सिखाती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, तुम्हारे कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये ये चीजें कहाँ से आई? ये रिलीजन से ही तो आई है। सोशल डिटरमिनेंट किस तरह से हमारे एथिक्स को बढ़ाता है, ये देखिए 18th सेंचुरी से पहले शायद जो सती सिस्टम था हमारे हिंदू समाज में, उसको फेयर समझा जाता था कि औरतें अपने मर्द की चिता पे जल जाती थी, सती हो जाती, और उसके बाद उसके मंदिर बना के उसे पूजा जाता था। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी फेयर बिफोर 18th सेंचुरी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके धीरे धीरे ये बातें दिमाग में भी आने लगी लोगों के यार कि इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंस। अगर स्त्री सती होता है अपने आदमी के चिता पे, तो आदमी क्यों नहीं होता जब उसकी वाइफ मर जाती है? तो धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं सती सिस्टम इज टोटली एबॉलिश्ड इन आवर सोसाइटी। तो ये सोशल एथिक्स कहाँ से है? ये इसी को सोशल एथिक्स बोलते हैं। काफ़ी रिफॉर्म हुआ हमारे सिस्टम में, जो कि गलत था। तीसरा, नॉलेज। अब नॉलेज से एथिक्स कैसे बढ़ सकती है भाई? देखिए, हम बचपन में जब नाखून काटते थे, दिन में तो ठीक था, लेकिन रात को अगर काटते थे कभी, तो हमारे पेरेंट्स हमें टोकते थे, डोंट कट नेल इन नाइट। तो हम उनसे पूछा भाई क्यों, हमें तो कल स्कूल में दिखाना है। वो कहते नहीं, गलत गलत है, गलत है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन वो भी अपनी जगह, उनको उनके पेरेंट्स ने बताया था। वो तो भला हो थॉमस एडिशन का, लाइट का आविष्कार उसने किया। तो पहले अंधकार था, लाइट नहीं थी, तो ये था कि नेल कटर अगर हम काटेंगे नेल को तो हमारी उंगलियां इंजर्ड हो जाएंगी, खून आ जाएगा उससे। लेकिन आज के दौर में तो लाइट है, दुनिया भर के तरह के बल्ब्स लगे हुए हैं, चकाचौंध है। तो आज वो बुरा नहीं माना जा सकता।
इसी को नॉलेज कहते हैं। जो बल्ब का आविष्कार हुआ, लाइट का आविष्कार हुआ, उस वजह से जो हमें बोलते थे गलत है, और आज की डेट में हम उसको इजीली कह सकते हैं कि नॉलेज की वजह से ही वो हमारा खत्म हुआ, ये सोच। अब लॉ जो है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे एथिक्स को अचानक कैसे बदल सकते हैं। वेल, कोरोना टाइम में एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस्ड कि यही हमें सिखाया गया है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर में रहो और सुरक्षित रहो। उस जमाने में एसओपी निकलती थी सरकार की तरफ से। तो ये वक्त के साथ लॉज भी हमारे बने और बिगड़े। और आजकल आपने सुना भी होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया। तो वक्त के साथ लॉ में भी चेंजेस आता है। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में आप कह सकते हैं महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, सुभाष चंद्र बोस। एक ही कॉल दी थी सुभाष बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। पूरे इंडियनों के दिलो दिमाग पे छा गया और सब ने आईएनए ज्वाइन करना शुरू कर दी। तो ये एक इंडिविजुअल की ताकत है। इसी तरह से हाउ डू द एथिक्स चेंजेस। किसी ने पूछा भाई एथिक्स चेंज होते हैं? हाँ होते हैं, वक्त के साथ होते हैं। बाय एक्सपीरियंस। अब देखो बाय एक्सपीरियंस कैसे तुम्हारे एथिक्स चेंज हो सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं महाभारत काल की। गुरु द्रोणाचार्य सारे अपने शिष्यों को लेके जंगल में गए, धनुष सिखा रहे थे, तीर धनुष। सबसे पूछा उन्होंने, युधिष्ठिर से पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा गुरुजी आप दिखाई दे रहे हैं सभी जगह मेरे को। बहुत विद्वान बनने की कोशिश करी, नकुल सहदेव सबने दिखाया, पूरे हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई देता है? कहता है केवल चिड़िया की आंख। तो ये क्या है? उसने इतनी प्रैक्टिस करी उसने धनुर्विद्या में कि उसको केवल आंख ही दिखाई दी, औरों को तो हरा ही हरा दिखाई दिया। दूसरा है बाय डेलिबरेशन एंड डिबेट। देखो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट समिट होती रहती है पूरे दुनिया भर में। ये डेलिबरेशंस होते रहते हैं, डिबेट होते रहते हैं हेड ऑफ नेशंस के बीच में। उसका जो थीम था दैट वाज नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो व्हाट? नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन जो है सारे दुनिया में धीरे धीरे कम होगा। एक एग्जाम्पल तो ये। दूसरा ये आपने अक्सर अखबारों में सुना होता है, हमारे दुनिया में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती है। इनको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता हमारे समाज में, लेकिन दुनिया भर के डिबेट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, डेलिब्रेशंस हुए एलजीबीटीक्यू के ऊपर। तो अब समझ में आया ये भी फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, इनके भी अपने राइट्स हैं। तो डिबेट और डेलिब्रेशन से भी हम अपनी सोच बदल सकते हैं। तीसरा चेंज इन रीजनिंग का एक एग्जांपल आपको ऐसे देते हैं, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट इज फ्लेक्सिबल। कई चीज़ें जो आज से 20 साल पहले तक रेलेवेंट मानी जाती थी, लेकिन आज दे हैव नो रेलेवेंस। आपने देखा होगा ये अमेंडमेंट होते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही है चेंज इन रीजनिंग। इट कीप्स चेंजिंग विद इन पर्सन्स। ये जो एथिक्स हैं पर्सन्स टू पर्सन्स चेंज होती रहती हैं। एक आदमी के लिए कोई चीज़ सही है तो दूसरे के लिए गलत होगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, 3 स्टेजेस हैं हमारे ह्यूमन लाइफ की, चाइल्डहुड, यंग एंड ओल्ड। कुछ बातें जो चाइल्डहुड में सही थी वो बुढ़ापे में आते आते थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं उन्हीं बातों में हम उपदेश देने लग जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये करो वो ना करो। आप कई एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं। चाइल्डहुड में जब बच्चा था उसे खेलना बहुत पसंद था दिन भर। जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसे लगता है यार कि खेलने के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करनी चाहिए। और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पढ़ाई पर भी और खेल पर भी भाषण देने लग जाता है। तो इट कीप्स चेंजिंग विद इन पर्सन्स। सोशल सिचुएशंस है लास्ट में, हाउ डू द एथिक्स चेंज। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल्स में। जैसे बीफ ईटिंग है, अधिकतर इंडियन स्टेट्स में ये क्रिमिनल है, ऑफेंस है। लेकिन आप नागालैंड के अंदर चले जाओ तो वहाँ बीफ ईटिंग इज नॉट ए क्राइम इन नागालैंड। तो ये सोशल
फैब्रिक्स पे भी डिपेंड करती हैं कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एथिक्स जो है चेंज होती है। इसी तरह से व्हाई डू वी नीड एथिक्स, क्यों जरूरत है हमें एथिक्स की। तो सबसे पहला यह है सेटिस्फाइंग द बेसिक ह्यूमन नीड्स और टू बी अपराइट। सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स का ये है, साइकोलॉजिकली इफ वी आर नॉट करेक्ट वी फील डिससेटिस्फाइड। साइकोलॉजिकली अगर हम सही नहीं है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पर तो बहुत बड़ी पावर होती है। कई लोग जो ह्यूमन वैल्यूज जिनके अंदर होती है वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के तहत उसी तरह का काम करते हैं, लेकिन कई लोग करप्ट हो जाते हैं। यही है बेसिक ह्यूमन नीड्स, एथिक्स। क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी, एग्जाम्पल से समझाते हैं क्रेडिबिलिटी भी क्या चीज़ है। अगर हमारे ह्यूमन वैल्यूज हमारे अंतर्गत हैं तो हमारे पे जो भी काम हमें कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन देता है, मैं टीचर्स हूँ तो मुझे, अगर मैं ढंग से अपनी क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले लूँ, ये क्रेडिबिलिटी की ही बात है, क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी। यूनिटिंग पीपल, एथिक्स जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है। देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि मैं सत्याग्रह करूँगा, वो कहेंगे हम सत्याग्रह करते हैं। उनके एक कॉल पे पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता था। तो इसलिए हो जाता था कि महात्मा गांधी हैज सर्टेन ह्यूमन वैल्यूज व्हिच अपील्स द मासेस। गिविंग लीडरशिप, ये एक लीडरशिप देने का भी काम करता है। महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग, सुभाष बोस, सारे लोग इनके पीछे ही क्यों चले जाते थे, कुछ इनकी ह्यूमन वैल्यूज उनके अंतर्गत थी। इसीलिए एक लीडरशिप देने का काम भी ये एथिक्स करते हैं। सिक्योरिंग सोसाइटी, सोसाइटी उससे सिक्योर रह सकती है। अगर एथिकल वैल्यूज तुम्हारे अंतर्गत हैं तो आप अपनी सोसाइटी को भी नीट एंड क्लीन रख सकते हो। एनवायरमेंटल एथिक्स, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हैं जैसे, अगर एथिक्स सही हो तो आपकी सोसाइटी पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट में लैक ऑफ एथिक्स, हमारे समाज में एथिक्स की कमी क्यों हो रही है। सबसे पहले तो मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। अगर हमें अपने फ़ोन और अपने पड़ोसी के बीच में सिलेक्शन करना पड़े तो हम अपने फ़ोन को, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा तवज्जो देंगे बजाय पड़ोसी के जो मेरे 100 काम आता है। आप घर में ही देखते होंगे, शाम को खाना खा रहे हैं सब, एवरीबॉडी इज़ बिजी ऑन मोबाइल फ़ोन। एक माँ को बेटे से मतलब नहीं, बेटे को बाप से मतलब नहीं। तो ये मटेरियलिज्म ही तो है, यहाँ कहाँ तुम्हारे फैमिली एथिक्स डेवलप होंगे। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ डॉक्टर गायब, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। उनको फिर absentee दिखा करके उनकी एक दिन की तनख्वाह काट देता है फिर हेल्थ मिनिस्टर। तो कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है कि ये क्यों चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो दिस इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसको अपने प्रोफेशनल एथिक्स से कोई लेना देना नहीं। लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन फॉर्मेटिव ईयर्स, जो हम अपने बच्चों को उनके बचपन में, फॉर्मेटिव ईयर्स में प्रॉपर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं देते। गीता के श्लोक उसमें उसको सिखाते नहीं। कुरान, क्रिश्चियनिटी उनके एकेडमिक कैरिकुलम में क्यों नहीं शामिल करते। अगर शामिल करेंगे तो एथिकली दे विल बी साउंड। एंड गेनिंग प्रोमिनेंस ओवर मीन्स, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आजकल सब जगह करप्शन फैला हुआ है। पता चला डिग्री कॉलेज के मास्टरों की भर्ती आई, डिग्री कॉलेज के टीचर्स की वैकेंसी आई। जब वो फाइनल सिलेक्शन हुआ तो सुगबुगाड़ शुरू हो गई, उसने 22 लाख दिए, इसने 23 लाख दिए, और अल्टीमेटली वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो ये इस तरह के हरकंडे अपना करके अगर वो प्रोफेसर बनेगा तो अल्टीमेटली किस तरह की हायर एजुकेशन देगा आने वाली पीढ़ी को। तो यही है, एंड्स गेनिंग प्रोमिनेंस ओवर मीन्स बाय हुक एंड बाय क्रुक आई हैव टू गेट माय जॉब।
पॉलिटिकल लीडरशिप बिकमिंग अनएथिकल, ये तो आप इंडिया में बहुत ज़्यादा देख रहे हो आजकल। अधिकतर नेता जेल ही जा रहे हो, कोई ईडी के छापे, कहीं इनकम टैक्स के छापे, कहीं करप्शन दुनिया भर का बैठ रहा। द लैक ऑफ सोर्स ऑफ एथिक्स, जो एथिक्स के सोर्सेज हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। कितने लोग आज के दौर में उपनिषद वेद पुराण पढ़ते हैं या ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं जिससे एथिक्स डेवलप हो? वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। टॉलरेंस टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो अनएथिकल हैं हमारी जो प्रैक्टिसेस, उसको हम सहते चले जाते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से देखूं, चौराहे पे एक पुलिस वाले को देखिए जो ट्रक पास करवा रहा, हर एक से 50-50 रुपए ले रहा, सबको दिखाई दे रहा है वो सामने से ले रहा है, लेकिन नो बडी कैन से एनीथिंग। तो इसको अनएथिकल प्रैक्टिस को झेलने की हमें आदत हो गई है, इसीलिए हमारे समाज में देयर इज a lack of ethics. With this, I conclude this session. Thank you very much.